नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा का मॉनसून सत्र और आज उसका दूसरा दिन जारी है। राजनीतिक हलचल, विपक्ष की रणनीति और सत्ता पक्ष की तैयारियों के बीच सदन के आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा है। आज सदन में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ आज ही प्रश्नकाल और उत्तर देने की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा कई अन्य विधायी प्रस्तावों पर भी विचार करने की उम्मीद है। कल के मुकाबले आज कार्यवाही अपेक्षाकृत छोटी होगी क्योंकि 13 अगस्त को सरकार का विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया जाएगा और उस पर विस्तृत चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र लगातार जारी है और आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। कई अहम विधेयकों पर भी आज चर्चा संभावित है और चूंकि 13 अगस्त को सरकार का विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया जाएगा, इसीलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का सत्र थोड़ा संक्षिप्त रह सकता है। राजनीतिक हलचल और विपक्ष की रणनीति के बीच सत्ता पक्ष की तैयारियों के लिए भी यह सत्र बेहद खास है। कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पंडित जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडई की गई। यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और यार मेरा एक ही कहना है कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं और आपके क्षेत्र में अगर हमें नहीं जाने देना था तो हमको सर्किट हाउस में रोक देते, पाड़े हाथा पर पुलिस लगा देते कि नहीं जाएगी, हम नहीं जाते, लेकिन ले जाकर के वहां मुठभेड़ कराना ये अच्छी बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जी, यही बात कहना था। और अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बीते 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं और बाढ़ से 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 32 टीमों को लगाया गया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि भोजपुर, पटना, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल और बेगूसराय सहित विभिन्न जिलों में लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। इसके अलावा नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, लगातार जिस तरह से बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है उससे जनजीवन तो अस्त व्यस्त है, मौजूदा स्थिति क्या है, करंट स्टेटस के बारे में बताइए। जी कुणाल, देखिए बाढ़ जब बरसात का मौसम जब शुरू होता है तो बिहार में जो है बाढ़ जो है कई गाँवों में घुस जाता है। साथ ही साथ जो अभी स्थिति है, जो आरा जिला की जो जगैया गांव है उसमें 100 घर से भी ऊपर जो है बाढ़ में बह गया। साथ ही भागलपुर में जो है बाढ़ का पानी जो है तबाही मचा रहा है। साथ ही नेपाल में जो बारिश हो रही है उसको लेकर जो कोसी एरिया जो है उसमें जो है खतरे के निशान से ऊपर चल रही है पानी,
और जो 56 गेट जो है, बैरेज गेट जो जिसको कहा जाता है, उसका भी इंतजार है कि अगर वो 56 गेट का पानी फुल होने का खुलता है तो कोसी में जो है जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे जो है लाखों लोगों को जो है इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई है, जहां एक अहम इनकाउंटर किया गया है। गोड्डा के ललमटिया के घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में शनिवार को गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। पुलिस और कुख्यात मामलों में फरार चल रहे बीजेपी नेता सूर्या हांसदा के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सूर्या ढेर हो गया। उसके शव पर कई गोली के निशान मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक सूर्या हांसदा के खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे और वह महीनों से पुलिस की पकड़ से बाहर था। 10 अगस्त को देवघर से गिरफ्तारी के बाद उसने ललमटिया जंगल में छिपाए हथियारों की जानकारी दी। जैसे ही पुलिस टीम बरामदगी के लिए पहुंची, सूर्या ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे ढेर कर दिया। मौके से एक हथियार भी बरामद किया गया है। तो यह बड़ी खबर झारखंड में हुए एनकाउंटर की आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता सूर्या हांसदा ढेर हो गया है। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, यह बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिहाज से, क्योंकि ये वही सूर्या हांसदा है जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा रहा। उसने कई चुनाव भी लड़े हैं, हालांकि जीत नहीं पाया और उसका एनकाउंटर हो गया है। इस पूरे खबर पर और प्रकाश डालिए। देखिए कुणाल, ये सूर्या हांसदा जो है एक भाजपा का कार्यकर्ता तो रहा ही था, वो चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसकी जो मूल जो प्रवृत्ति थी वो एक अपराधी की प्रवृत्ति थी। वो लगातार वो कई मामलों में वो वांछित रहा था। उसकी कई वो उस पर कई जो गंभीर आरोप थे, कई संगीन आरोप थे। उसने कई एक भाई में उसकी एक लंबी फहरिस्त थी उसकी। तो ये जो है, जैसे ही उस पर ये पुलिस उसके पकड़ती है, उस पर लगातार जो पुलिस का जो प्रयास था, झारखंड पुलिस का लगातार प्रयास रहा था कि उस पर जो है नकेल लगाया जाए, नकेल कसा जाए। इसी कड़ी में जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो वो जो है गिरफ्तारी होने के बाद जो है ललमटिया होता है। एक तो गोड्डा के पास एक ललमटिया जिसको कहा जाता है, गोड्डा देवघर के जो रास्ता है, उसी ललमटिया में ही उसका जब उसकी गिरफ्तारी होती है और वो जो है वो गिरफ्तारी से बचने के बाद जब पुलिस उनको ले जाया जाता है, वो पुलिस का जो उसके साथ के जो पुलिसकर्मी थे उसका हथियार छीन कर वो चाहता था भागना, क्योंकि उसका जो मनोबल जो था वो काफी बढ़ा हुआ रहता था। वो आतंक का एक पर्याय था, झारखंड के लिए वो एक आतंक था और वो छीन कर भागता है। इस दरमियान जो है वो एक एक्शन लेने के लिए वो जैसे ही वो हथियार छीनता है और कोशिश करता है कि उसके साथ जो पुलिसकर्मी जो उसको अरेस्ट करके ले जा रहे थे उसको मार गिराए। इसी के दरमियान इसी में पुलिस जो है इनकाउंटर करती है और उसका जो है सफाया कर देती है। ये कुणाल। अजय, कई चुनावों में उसने अपनी किस्मत को आजमाया है। क्या ये आपराधिक प्रवृत्ति जो राजनीतिक चरित्र में बदल रही थी उसका भी पटाक्षेप हुआ? देखिए कुणाल, ये जो है राजनीति का एक बड़ा अजीब मिजाज रहा है जो है। अब पहले जो ऐसा होता था कि राजनीति में वैसे ही लोग आते थे जो लोग जो स्वच्छ छवि वाले होते थे, जिनका दामन साफ होता था। लेकिन अब तो ऐसी लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लगातार हो रही हैं। हमारा समाज बदल रहा है। ये लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कि ये तो दागदार आदमी था, ये तो एक वांछित आदमी था, लेकिन ये जो है इनको मिल जाती है, जगह मिल जाती है, पार्टी इनको प्रश्रय देती है। ठीक और है, ऐसा होता है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी हुई वह आपको बता दें, जहां उत्तरकाशी आपदा को लेकर यह खबर है कि 3 सदस्यीय टीम उत्तरकाशी पहुंच सकती है। यह जो टीम वहां पहुंचेगी वह नुकसान का आकलन करेगी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। इस पूरी टीम में सचिव राजस्व SN पांडे भी होंगे और वह इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। उत्तरकाशी में बनी झील को लेकर भी 25 सदस्यीय टीम लगातार काम कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वहां एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है,
वहीं दूसरी तरफ 3 सदस्यीय टीम वहां पहुंच सकती है नुकसान का आकलन करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता खुद सचिव राजस्व एसएन पांडे करेंगे। तो उत्तरकाशी आपदा को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब से वहां त्रासदी हुई है उसके बाद से ही वहां पर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। काफ़ी नुकसान हुआ है और उस नुकसान का आकलन करने के लिए ही एक टीम गठित की गई है जो वहां का दौरा कर सकती है। राजस्व सचिव एसएन पांडे इस टीम की अध्यक्षता करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल इस खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश, उत्तरकाशी की मौजूदा स्थिति सबसे पहले संक्षिप्त में जरूर बता दीजिएगा और उसके बाद ये जो टीम गठन किया गया है इसका क्या उद्देश्य है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि हमारी टीम वहां पर लगातार मौजूद भी है। आलोक वहां पर मौजूद हैं और क्योंकि नेटवर्क वहां पर बहुत कम है तो बहुत उनसे बात भी हमने करने की कोशिश की, जो धरातल पर क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि फिलहाल वहां पे बरसात बहुत ज्यादा होने लगी है और वहां पर खाली भी कराया जा रहा है। स्थानीय लोग तो बिल्कुल पूरी तरह से वहां से हटा दिए गए हैं, लोगों को वहां से हटाया गया जा रहा है और सिर्फ अब जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद है, यानी कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ, इनकी जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है और वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्योंकि इतना रिस्क है वहां पर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि झील का निर्माण की बातें सामने आ रही हैं और इतना भयंकर जो वहां पर जो हादसा हुआ था उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से डरा हुआ है। अब दूसरी बात कि इस समय अगर देखा जाए तो ये जानना जरूरी है कि कितना नुकसान हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 करोड़ के करीब का नुकसान पूरा का पूरा धरारी को हुआ है और उत्तराखंड सरकार को उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो नुकसान का आकलन करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही केंद्र से मदद मांगी जाएगी। केंद्र कितना बजट चाहिए, किस तरह से दोबारा उसको खड़ा किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा मार्ग में पड़ता है। आप सोचिए कि हर साल हजारों वहां पर संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सबसे हरसिल जो कि अपने आप में एक खूबसूरत डेस्टिनेशन माना जाता है, हरसिल उसका भी बिल्कुल जो है कट चुका है। तो उसको खड़ा करना है, सड़कों को बनाना है, लोगों को पुनर्वास करना, 30-5 लाख रुपए देने हैं। तो इन सब का जायजा लेना बहुत जरूरी है कि आखिर नुकसान हुआ कितना है। बहुत धन्यवाद योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर बिहार में हुए एसआईआर से जुड़ी हुई, जहां बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़े मसले पर यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को भी एसआईआर के दौरान पहचान के लिए मान्यता देने का सुझाव दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर कहा कि सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड या जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, उसके ज़रिए किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता और इस पूरे मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। तो बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का यह मामला जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो 3 अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसको भी इसके लिए कंसिडर किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया और कहा कि वह ऐसा करने में संभव उनके लिए नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज क्या कुछ अहम बिंदु रहने वाले हैं इस सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी वो 3 डॉक्यूमेंट्स की बात थी, अब आगे का रास्ता क्या? दरअसल सवाल ये था कि जो इसमें अर्जियां कई दाखिल की गई हैं, उसके बाद एक अर्जी और दाखिल की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही इस पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उसमें कई में कहा गया कि एफआईआर पर रोक लगाई जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई थी। लेकिन जो कुछ और अन्य मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि 3 दस्तावेज है, जिसको कोर्ट ने खुद कहा था कि इन 3 दस्तावेजों को 11 दस्तावेजों के साथ शामिल कर चुनाव आयोग अगर लगता है तो वो उस पर विचार करे। इस पर चुनाव आयोग ने अपना हल्फनामा दाखिल किया, लेकिन ये कहा कि हम
अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर में के जरिए किसी का नाम छूटने ना पाए, जो भी योग्य लोग हों उसमें उसको शामिल किया जाए। उसके लिए हम पूरी तरीके से तैनात हैं, चाहे बीएलओ हो, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों या फिर स्वयं सेवक हों। इसके अलावा जो और हमारे कर्मचारी हों जो इलेक्शन कमीशन ने लगा रखे हैं, वो इस वजह से कि जिससे कि किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम कटने ना पाए। और जहां तक बात किसी के छूटने की है तो उसके छूटने के जो अंतिम सूची उसकी प्रकाशित होगी, क्योंकि जो 1 अगस्त को प्रारूप प्रकाशित किया गया उसमें 65 लाख लोगों के नाम नहीं है, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या उन्होंने 2 की जगह 2 जगह उनके वोटर आईडी कार्ड से उन्होंने एक जगह चूज किया है। तो उसी दौरान एक अर्जी और सुप्रीम कोर्ट में लगी और ये कहा गया कि 65 लाख नाम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा प्रारूप के तहत उनको अलग किया गया है, उनको सूची प्रकाशित की जाए। इस पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि ऐसा कोई नियम चुनाव आयोग के लिए नहीं है कि जो जिन नामों को अलग किया जाता है उनको प्रकाशित सूचित किया जाए, तो ऐसे में नियमों के तहत बाध्य करके ऐसा नहीं किया जा सकता। जहां तक किसी के इस सूची से बाहर होने का सवाल है तो हमने राजनीतिक दलों के साथ भी संपर्क किया है और वो उनसे ये कहा है कि जो समय समय पे जिन लोगों के नाम बाहर करते रहे उनके साथ वो उनकी लिस्ट उनको प्रकाशित कर दी गई। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन भी अरेंजमेंट ऐसे किए गए हैं कि लोग अपनी चीजों को रख सकते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन की जो जवाब है उन जवाब के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो पूरी तरीके से एसआईआर पर रोक लगाने का फिलहाल के लिए नहीं, लेकिन जो दस्तावेज है, एक चीज हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहा था तो उसने कहा था कि इस एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं, सवाल सिर्फ इस बात का है कि आपकी टाइमिंग और जो करने का आपका समय है और जितना जो मिनिमम समय आपने तय किया है कि इतने समय में हम कर लेंगे, उसके ऊपर सवाल उठाए थे, लेकिन एसआईआर पर कोई सवाल नहीं उठाए थे। तो आज चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे अपना विचार करेगा कि क्या उनको कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है या एसआईआर को चलने दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना के बारे में बताने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।